का होता तो कैटेगरी समझ में आती ऐसी गलती ना हो, क्योंकि आपको यहाँ दिखाई दे रहा और लिखते समय भी ये ध्यान रखते कि ये बटा को इन्हीं के लिखना है, पूरे के लिए पूरा कर लिख दोगे तो कैंसिल हो जाएगा। सबको क्लियर हो गया? तो किसी पदार्थ का अपवर्त नाम है साइन ए प्लस सिग्मा एम अपॉन साइन ए बाय और उदाहरण क्या है? 3 बटा 4 सिग्मा एम क्या है? अल्फा अब हम लोग ने हेडिंग कल का डाला है कि अब हम लोग आज बात करने वाले हैं अपवर्तनांक और विचलन कोण के समान। नहीं है हेडिंग? नहीं है तो हेडिंग डालिए अपवर्तनांक और विचलन कोण के समान। The relationship between the angle of deflection या deviation and the angle of freeze। अब आइए देखते हैं, अभी हमने कल आपको पढ़ाया था कि बेटा ये अल्पतन विचलन अल्पतन विचलन कोण कल में समझा रहा था चित्र बना करके कि आप जैसे जैसे आपतन कोण बदलते जाएंगे विचलन कोण आपको धीरे धीरे प्राप्त होते चले जाएंगे और प्राप्त विचलन कोण में जो सबसे कम वाला होगा वही लगेगा। और जब कोण बहुत मामूली यानी कि बहुत कम होता है तो मैंने यहाँ आपको सूत्र लिख के बताया था कि त्रिकोणमिति का कोई भी कोण प्रभावित नहीं होता, यानी कि साइन थीटा बराबर थीटा, cos थीटा बराबर थीटा। सबको याद है? तो आपने ऐसे शुरू करते हैं चला। तो अब यहाँ देखिए हम लिख रहे हैं कि हम यदि कोण अल्पतम हो यदि कोण अल्पतम हो यानी कि the angle is minimum तो then sin theta is equal to theta। ऐसे कल आपको सारे आप बताइए और इसीलिए sin a बराबर हो जाएगा क्या? क्योंकि आप कह रहे हो साइन का जो भी कोण होगा वह किसी त्रिकोणमितीय फलन से प्रभावित नहीं होगा। तो साइन थीटा बराबर थीटा। ठीक है, कांसेप्ट आ रहा समझ में? खाली यही देख रहे हो कि बस ऐसे कर देना है। क्लियर हो रहा है? क्योंकि ये थ्योरी आपको आगे भी कई बार यूज होगी। तो बताओ साइन a बाई 2 बराबर क्या हो जाएगा? आप बोलो इसलिए म्यू बराबर बोलो अब ऊपर हो गया आप देखो आप पुल के बटा तो हो चुका है ना, इसलिए अब ये प्रोसेस को समझ आती? कोई दिक्कत? तो अब यहाँ लिख दे रहा हूँ यदि
विजिलेंट फोर्स सिग्मा एन को सिग्मा से प्रोटेक्ट करें। किससे प्रोटेक्ट करें? सिग्मा से। तब बताओ हमारा सूत्र बन जाएगा सिग्मा बराबर ए म्यू माइनस 1। कोई आपत्ति? अब तुम्हें पता है कि प्रिज्म जिस पदार्थ का बन रहा है वह पदार्थ कांच है। और किसी भी एक माध्यम के लिए बोलो अपवर्तनांक हमेशा नियत है। सही है? तो बताओ अगर ये कांस्टेंट हुआ तो बताओ ये तुम निकालने चले थे ना विचलन कोण और अपवर्तन प्रिज्म के कोण में संबंध, अपवर्तनांक में भी संबंध है। तो बताओ कल हम बता रहे थे कि बेटा जो प्रिज्म आप बना दोगे वह प्रिज्म बनता है दो समतल अपवर्तक तलों को मिलाकर और उनके शीर्षों के बीच का जो कोण होता है वो हमेशा नियत रहता है। तो हमको निकालना था विचलन कोण और अपवर्तनांक में संबंध। तो जब तक हम प्रिज्म का आकार नहीं बदलेंगे तब तक बताओ ये प्रिज्म का कोण नहीं बदलेगा। क्योंकि जब मैं कल प्रिज्म की परिभाषा दिया, प्रिज्म का कोण पढ़ाया तो ये बात आपको समझाया कि जब तक हम प्रिज्म का आकार बड़ा छोटा तब तक वो प्रिज्म का कोण नहीं बदलेगा। क्योंकि एक बार हमने प्रिज्म बना दिया तो ये प्रिज्म ठोस है, ठोस का आकार और आयतन निश्चित है, इसलिए वो नहीं बदलेगा। जब तक ये साइड आप बड़ा या छोटा न करो, इसको चौड़ा बेस को आधी किया कम न करो तब तक तो नहीं बदलेगा। तो अब यहाँ लिख रहा हूँ चूंकि एक प्रिज्म का कोण है यानी A is the angle of prism। और बताओ एक ही प्रिज्म के लिए ये हमेशा क्या रहता है? तो जब ये कांच बिठाओगे तो ये संबंध आ जाएगा। तो therefore angle of deviation is directly proportional to refractive index। यानी कि विचलन कोण अपवर्तनांक के समानुपाती है। अगर पदार्थ का अपवर्तनांक कम रहेगा तो विचलन अपवर्तनांक ज्यादा रहेगा तो विचलन समझ आ गई आपको? अब हम आपको एक और खास बात बताएंगे कि जो कांच आपको दिखाई देता है तो आपकी दृष्टि में यही रहता है कि ये तो कांच है। आप जुलाई का वो लेक्चर याद कीजिए जिस दिन मैंने आपको गोलीय दर्पण बताना शुरू किया था। तो सबसे पहले यही बताया था कि गोला बनता कैसे, कांच का सामान्य सूत्र क्या होता है, याद है? और ये भी उसी दिन बताया था कि बेटा कांच एक थोड़ी है, आपके देखने में कांच एक जैसा लग रहा है, वो कांच भिन्न जैसे क्राउन कांच है, फ्लेट कांच है, प्लेट ग्लास है, लेड कांच है। तो सभी कांच एक जैसे नहीं है। क्योंकि आपको जब मैंने कांच का सामान्य सूत्र बताया तो आपको बताया था कि बेटा ये जो मेटल के सिलिकेट्स हैं तो जैसे जैसे हम मेटल चेंज करते हैं वैसे वैसे कांच की प्रकृति बदलती जाती है। और कांच सभी कांच का अपवर्तनांक एक जैसा है, ठीक है? तो आपके पास कांच जो भी हो हर कांच का अपवर्तनांक फिक्स है। इसका मतलब मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि अगर कांच की प्रकृति बदल दी जा रही है तो हवा के सापेक्ष अपवर्तनांक भी बदल जाएगा। और अगर वो अपवर्तनांक पहले से कम हुआ तो उसका विचलन कम हो जाएगा और अपवर्तनांक। अब ये बात एग्जामिनर ने आपसे पूछ दिया कि बताओ बेटा क्या किसी एक नियत आपतन कोण पर, ध्यान से सुनो क्या बोलने जा रहा हूँ, क्या एक नियत आपतन कोण पर
प्रिज्म का विचलन कोण बदला जा सकता है। तो तुम अच्छी तरह जान गए हो कि कल वाला चित्र जितने भी ध्यान से पढ़े हैं और घर जाके रिपीट किए हैं, और आज फिर यहाँ अभी मैंने बोला था कि अब बैठ के क्लास चलेगा, तो बैठ के अगर बात ना करके पढ़ के तैयार हो रहे थे कि हमको इसके आगे पढ़ना है, क्योंकि हमने ये कला आपको विकसित कर रखी है कि बेटा जब भी पीरियड बीत जाए और दूसरे का पीरियड आए तो टीचर जब तक नहीं आ रहे तब तक बैठ करके रिपीट कर लो, ताकि तुम्हारा पता हो जाए कि कल क्या पढ़ाया गया। हालांकि तुम घर से ऑलरेडी पढ़ के आते हो, लेकिन उस समय विषय दूसरा चल रहा होता है और फिर पढ़ते हो तो तुम्हें मालूम हो जाता है कि अब आएंगे तो यहाँ से बात करेंगे, और तब तुमको कनेक्ट करने में दिक्कत नहीं है। तो इस कला में तुम माहिर हो। तो यही बात मैं आपसे कह रहा हूँ। तो कल आपने क्या पढ़ा था? कल आपने बार बार देखा था कि जब मैं आवर्तन विचलन कोण का डेरिवेशन कर रहा था या परिभाषा दे रहा था, तो आपको दिखाया यही रहा था कि बेटा आपका कोण लगातार अगर बदलते हुए चला जाए तो यह विचलन एक जैसा नहीं आने वाला। और मैंने यही प्रतिबंध लगा दिया कि अगर आप आपका कोण न बदले, मैंने यही ना क्वेश्चन किया था, आप क्वेश्चन बोलिए और कंसंट्रेट होकर दिमाग के साथ बैठिए। अगर आपका कोण न बदले, क्योंकि सवाल की वैरायटी को कंसीडर नहीं करोगे तो वाइवा में या न्यूमेरिकल में आपकी गाड़ी चलने वाली नहीं है। और ये मैं रोज कहता हूँ। तो आप में से बहुत से लोग मेहनत करते हैं, बहुत से लोग अभी कोशिश कर रहे हैं कि करा जाएगा, उनका भी कोई निश्चित नहीं। तो अगर आपका कोण क्या लिखा जा रहा है? अगर मैं यहाँ से आपका कोण बदलने को कहूँगा तो जाहिर है विचलन कोण बदलना ही बदलना है। लेकिन मैंने ये क्वेश्चन नहीं किया। मैंने क्वेश्चन ये किया कि क्या आपका कोण नियत रखा जाए। सुनाई दे रहा है? तो पदार्थ का विचलन कोण बदला जा सकता है। तो जिसको ये प्रिंसिपल आता है वो खटाक से जवाब दे देगा। लेकिन ये जवाब देने के लिए उसको पहले दिन का लेक्चर, जिस दिन कांच को पढ़ाया गया, कांच क्या होता है, कैसे दर्पण बनता है, कांच काटा कैसे जाता है, वो वाला लेक्चर अगर याद है तो वो खटाक से जवाब दे देगा। क्योंकि ये थ्योरी आपको बता रही है कि विचलन कोण अपवर्तनांक के समानुपाती होता है। और ये जो प्रिज्म है वह एक जैसे कांच का नहीं बनता, हर कांच अलग होता है और हर कांच का अपवर्तनांक अलग है। तो अगर हम ऐसा गुटका लें, समझ में आ रहा है, जिसका अपवर्तनांक कम है, तो बोले उससे हम कम विचलन कोण प्राप्त करेंगे। अगर विचलन कोण बढ़ाना है तो हम अपवर्तनांक वाला ग्रुप लेंगे, तो हम उसका विचलन कोण उसी आपतन कोण पर बढ़ाएंगे। ठीक है? बताओ। इसीलिए लेक्चर्स जिसके लिए वेरिएबल है नियमित पढ़ेगा, मेंटेन करके रखेगा तो हर चीज क्लियर रहेगा। हम तो बताएंगे मेरा धर्म है। अब श्योर हो गया बेटा? अभी हम एक और बात करेंगे, पहले आराम से समझते रहेंगे। तो विचलन कोण आपके पास सूत्र आ चुका है कि किसी भी प्रिज्म के लिए प्रकाश का, किरण का जो विचलन कोण आपको प्राप्त हो रहा है, अगर आपको उसे कैलकुलेट करना है और आपको अपवर्तनांक पता है तो आप इस सूत्र से निकाल सकते हैं। यानी कि सिग्मा बराबर ए म्यू मालूम है, और एक प्रिज्म के लिए प्रिज्म का कोण हमेशा नियत रहता है। ये कांस्टेंट हो गया। तो ये सूत्र हमें सजेस्ट कर रहा है कि विचलन कोण अपवर्तनांक के
और हमने आपसे क्वेश्चन किया कि क्या ऐसा संभव है कि किसी एक प्रिज्म पर अगर विचलन को कांस्टेंट रखा जाए तो आपतन कोण कांस्टेंट रखा जाए तो क्या उसके भिन्न भिन्न विचलन प्राप्त किए जा सकते हैं? तो उस प्रिज्म से नहीं प्राप्त किए जा सकते, लेकिन हम प्रिज्म की प्रकृति को तो हम प्राप्त कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि विचलन को अपवर्तनांक के प्रिज्म किस पदार्थ का बना है? हर पदार्थ का अपवर्तनांक। इसलिए अगर अपवर्तनांक हमें पता है और हमें विचलन कोण ज्यादा चाहिए या कम, तो कम चाहिए तो कम अपवर्तनांक वाले प्रिज्म पर आपतित करा दे, विचलन कम रहेगा, और अधिक अपवर्तनांक वाले प्रिज्म पर करा दे, आपको और जल्दी करें। इसमें की पढ़ाई हो रही है। जल्दी करें बेटा। अब आप सूत्र जहाँ डराइव किए हो अपना अक्षर में लिखा हुआ है, लेकिन आप जानते हैं हर सूत्र बनाने के बाद लिखना पड़ता है कि कौन सा संकेत किसके लिए है। अब चलिए अब मैं आपको बताता हूँ वर्ण विक्षेपण की, व्हाट इज द क्रोमैटिक डिस्पर्शन। वर्ण विक्षेपण आइए सीखते हैं। और एक बैठिए, आप लोग सामान्य भाषा में वर्ण का अर्थ जानते हैं। वर्ण का मतलब होता है रंग, ठीक है। आप देने से पहले यहाँ कुछ चर्चा कर लीजिए, तब इस घटना पे बात करते हैं। आप पृथ्वी में रहते हैं और आपकी पृथ्वी सूर्य के द्वारा उत्सर्जित प्रकाश से प्रकाशित होती है।
सही है जी? और आप इस समय दोपहर का समय है, आप देख रहे हैं सूर्य का प्रकाश जो आपको दिखाई दे रहा है वह श्वेत रंग का है। तो आप में से बहुत से बच्चे ये जानते हैं कि श्वेत एक रंग है, जबकि साइंटिफिकली श्वेत को रंग नहीं माना जाता, उसे कलरलेस यानी उसे हम रंगहीन है। जिसका कोई रंग ही न हो वह श्वेत है। जैसे जैसे इस प्रकाश को आप कह रहे हैं सफेद है, इसी तरह से आप पानी है तो पानी भी देखे होंगे तो आपको सफेद दिखता है, लेकिन रसायन की भाषा में पढ़ते तो लिखते हैं ना जल रंगहीन कलरलेस। लेकिन आइए जरा इसके अंदर के छिपे रहस्य को समझिए। ये दरअसल ये 7 रंग जो है वह यानी ये जो श्वेत रंग है जिसे आप कलरलेस भी कह रहे हैं, वो रसायन की भाषा है और ऐसे आप श्वेत रंग कह रहे हो। ये श्वेत रंग कुल 7 रंगों के मिलने से बनता है और कुल 7 रंग की ओर बच्चे को जाओ बढ़िया देखो वायलेट इंडिगो कहा जाता है, ब्लू और रेड कहा जाता है। वायलेट का मतलब होता है इंडिगो का मतलब होता है जामुनी, यानी जिसे आप जामुनी भी कहते हैं। ब्लू नीला होता है, पीला नारंगी और लाल। इन्हीं का अंग्रेजी का प्रथम अक्षर लेकर के ये संकेत बनाया गया है 7 रंगों का, और एक 7 रंग एक ऑर्डर में है, एक क्रम में है, जिसे आप एक योर कहते हैं। और जो लोग हिंदी के नाम से बनाते हैं संकेत वह वैजनी हपिनाला कहते हैं। तो आपको जो भी सुनता हो अंग्रेजी शब्द या हिंदी शब्द मैटर ये नहीं है, आपको मेमोराइज करने में जो भी आसान लगे। ये है बैगनी जामुनी, जिसे आप हमने बताया कि हिंदी में आप संकेत बनाते हो बैगनी और अंग्रेजी में बिल्कुल। और ये 7 रंग हम अगर उचित मात्रा में अर्थात एक निश्चित मात्रा में सबका लेके मिला दें तो ये 7 रंग मिलकर कौन सा रंग बनते हैं? और आप में से बहुत से लोग जानते हैं यही 7 रंग मूल रंग है। बाकी जितनी रंग दुनिया भर में चलता है वह इन्हीं में से परस्पर मिलाने से बनता है। यानी दे आर द मेन कलर्स, और बाकी जितने कलर हैं वो डिराइव्ड कलर हैं, जिसे आप फिजिक्स की भाषा में व्युत्पन्न रंग कहते हैं, क्योंकि ये मूल है। मूल रंगों जैसे मूल मात्रा की सहायता से प्राप्त वैसे ही इन मूल रंगों से प्राप्त जितने भी कलर हैं वो सब डिराइव्ड है, यानी व्युत्पन्न रंग हैं। इतनी बात समझ गए आप? अब आइए जिस वजह से ये बताया गया है, ये 7 रंग मिला देने से ये श्वेत रंग बन गया। अतः फिजिक्स की भाषा में इसको बोलेंगे बहुवर्णीय प्रकाश। कौन सा प्रकाश? अंग्रेजी में बोलेंगे
पॉलीक्रोमैटिक लाइट्स। अब अगर आपसे वाइवा होगा, पूछा जाएगा सूर्य का प्रकाश कैसा होता है, तो आपको ये नहीं बोलना है, आपको बोलना है, अगर हिंदी में बोलना है तो कहना है या पाली। अब एग्जाम में पूछेगा कि पॉलीक्रोमैटिक लाइट क्यों है, ये तो देखो ये श्वेत दिखाई दे रहा है, तो आप कहोगे कि सर ये श्वेत रंग में, इस श्वेत रंग का निर्माण इन 7 रंगों के मिलने से, अर्थात यह एक रंग नहीं है, 7 रंग रखता है। इसीलिए इस रंग का निर्माण या ये प्रकाश एक रंग का प्रकाश नहीं है, कई रंगों का प्रकाश है, इसीलिए इसे या पॉलीक्रोमैटिक। अब दूसरी सवाल, ये सब बाइबल चल रहा है कि बेटा अगर ये 7 रंग से है और आप कह रहे हो कि यह पॉलीक्रोमैटिक लाइट है, सुनाई दे रहा है, तो बताओ इसमें कौन कौन 7 रंग होते हैं? तो आप बैजनी हकीनाला या वीडियो से उत्तर दे सकते हैं। तो आप एग्जामिनर पूछेंगे कि बेटा ये वीडियो ही क्यों लिखा जाता है, अर्थात तो ये पूछ रहे हैं कि पहले बैगनी, फिर जामुनी, फिर नीला, फिर पीला, हरा, नारंगी, ये क्रम ही क्यों कहा जाता है? तो आप जवाब देंगे कि सर ये रंग प्रकीर्णन के आधार पर है। क्या है बेटा? ऑर्डर ऑफ दिस कलर इज बेस्ड ऑन स्कैटरिंग। हिंदी में दोनों बोलना और ध्यान से सुने, और आप अपने जरूरत का जो वाइवा नोट करना अपना करते, चाहे हवा में सुने जैसे। मैंने कहा बेटा ये प्रकीर्णन के आधार पर, हम यहाँ पर 2 चीज फिर पूछेगा कि बेटा प्रकीर्णन क्या होता है, तो हम कहेंगे कि सर जब किसी माध्यम से पॉलीक्रोमैटिक लाइट चलेगा ना बेटा, गुजरने पर वह भिन्न भिन्न रंगों में विभाजित या फैल जाता है, ठीक है। इसी घटना को हम प्रकाश का प्रकीर्णन, और इसमें जिसका प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है वो पहले निकलता है, और इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है वह सबसे बाद में। आगे आपको तो सबसे ज्यादा प्रकीर्णन किस रंग का है, सबसे कम, और बीच वाले उसी ऑर्डर में है, यानी कि प्रकीर्णन बैगनी से कम जामुनी का है, जामुनी से कम नीला, उससे कम, उससे और सबसे लाल। क्या इतनी बातें आ गई आप लोग? कोई डाउट्स? तो अब इस पर आपसे सवाल उठाएगा, तो कोई ऐसी घटना बताओ जिससे ये साबित होता हो कि आप जो कह रहे हो वो सही है। तो आप कहोगे सर 2 घटना। पहला कि हम आसमान को देखें तो आसमान हमको नीला बैगनी दिखाई देता है। तो जानवर पूछेगा कैसे, तो आप कहोगे कि सर जब सूर्य का प्रकाश निर्वात से जैसे ही वायु के माध्यम में घुसता है प्रकीर्णित हो जाता है, और क्योंकि सबसे पहला प्रकीर्णन बैगनी का हुआ, अब इसको थोड़ा समझाने के लिए मैं एक उदाहरण देता हूँ। आप सब बच्चे इतने लोग परीक्षा दे रहे हो, बताओ सबसे तेज विद्यार्थी उसे माना जाता है जो सबसे पहले अपनी परीक्षा का सारा प्रश्न करके कॉपी जमा कर दे, ऐसा माना जाता है ना। तो जो सबसे पहले जमा करेगा बताओ उसकी कॉपी यहाँ आ गई है, और जब बाद में जो जमा करेगा बोलो उसकी कॉपी इसी के बराबर है।
और जो सबसे लास्ट में जमा करेगा तो समझो मैं कहाँ जा रहा हूँ। पकड़ में आ रहा है। तो जैसे वो हवा के माध्यम में घुसा, बताओ स्कैटर्ड हो गया। तो सबसे पहले कौन निकला? बैगनी। और सबसे लास्ट में कौन गया? तो बोलो लाल कहाँ चला गया? ऊपर। ये कहाँ गया? आपको अगर नीचे बैठे हो तो समझ में आ रहा है। तो जब जमीन पर से देखे आसमान को तो तुमको ये बैगनी दिखेगा कि लाल दिखेगा? बैगनी। अब आगे आपको समझ में? प्रकीर्णन की घटना का पहला उदाहरण दे दिया आपने। अभी नहीं आया? कितने लोग को समझ में आया? पक्का? अब हम इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि when the sun rays passes from vacuum and enter into the atmosphere, so then due to the particle and molecules of the air, the light was scattered. यानी हवा के कणों के कारण प्रकाश बिखर गया, राइट है? और वो 7 रंगी किरण में बिखर गया, ठीक है? जिसमें बैगनी का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा और लाल का प्रकीर्णन। अतः आधार में सबसे पहले बैगनी आया और शीर्ष पर, और जब हम, चूंकि हम इंसान प्रेक्षक वायु के माध्यम में पृथ्वी पर रहते हैं, अतः जब हम ऊपर की ओर आसमान को देखते हैं तो आधार रंग बैगनी हमें दिखाई देता है, इसीलिए हमें आसमान। तो अब एग्जामिनर भी चला के पूछ देगा, अच्छा मान लो तुमको हम निर्वात में ले जाके खड़ा कर देता, तो आप जानते हैं उसका भी थ्योरी में जैसे ही लाइट शुरू किया था तभी बता दिया था कि तब आप कहोगे सर तब वहाँ अंधेरा दिखाई देगा, क्योंकि प्रकीर्णन की घटना या परावर्तन की घटना केवल वायु में ही होती है और निर्वात में कुछ नहीं है। अतः वहाँ से रेज केवल आपतित हो रही है, परावर्तित नहीं हो रही है। इसीलिए जब आप निर्वात में जाके चंद्रमा को या आसमान को देखोगे तो यहाँ से प्रकाश रिफ्लेक्ट होके गया ही नहीं, इसलिए वो पूरा जोन अंधेरा दिखाई देगा। और जिसको ये प्रैक्टिकली करना है वो समझ लें, रात का समय हो, उधर से ट्रक आ रही हो और ट्रक के बगल से आप गुजर रहे हो, तो आपने देखा होगा कि ट्रक के बगल में या पीछे क्या है, कुछ दिखता है क्या? क्यों? क्योंकि उसके से निकला वाला प्रकाश आपके आँख में पड़ रहा है और आँख से टकराकर कोई भी प्रकाश पीछे नहीं जा रहा है। अगर पीछे जाता तब उस ऑब्जेक्ट से टकरा के फिर रिफ्लेक्ट होता, तब आपको क्लियर है आपको? कितने लोग समझ गए? पक्का? और अब एक सवाल नंबर 2, हमने 2 उदाहरण के लिए कहा था। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है? तो मुझे लग रहा है आप लोग समझ गए। अभी आप नीचे से ऊपर देखे थे और अब सूर्य जब उदय होता है और अस्त होता है तब सूर्य हमारे स्थान से क्षैतिज में होता है। आ गया? तो क्षैतिज में होने से अब जो ऊपर वाला रंग है, देखो ये देखो, ये ऐसे खड़ा था और अब आ गया। तो अब इधर से देखोगे तो कौन दिखेगा? जो सबसे ऊपर था। ये देखो ऊर्ध्वता है कि नहीं? तो जो ऊपर वाला था वो ये दिखेगा और जो पहले आधार वाला था चला गया पीछे। अब समझ में आ रहा है? तो इसीलिए जब सूर्य को सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आप देखते हो तो सूर्य की पोजीशन आप प्रेक्षक को क्षैतिज दिशा में होती है, इसलिए आपको उसका शीर्ष रंग लाल दिखाई देता है। इसी कारण हमें सूर्य सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आ गया आपको?
अब कोई डाउट है? कितने लोग को आ गया बेटा? तो इतना सवाल इससे चालू होगा, कोई कठिनाई तो नहीं आ रही है? अब अगला सवाल पे आओ। अब हम इस में 2 बातें और करें, इसके बाद हम वर्ड विषय पर चलेंगे। अब मैं श्वेत प्रकाश कहूँगा तो आप जान जाएंगे ना मैं किस प्रकाश की बात कर रहा हूँ। राइट, बोर्ड में बने रहिए। आप लोग जब कोई भी कार्यक्रम स्टेज पर करते हो या फिल्मों में देखते होगे तो आपको ये दिखाई देता होगा कि कोई नायक या नायिका एक ड्रेस पहन करके पिक्चर यानी नाच रहा है, चाहे अपना प्रोग्राम कर रहा है, लेकिन उस पर हम अगर भिन्न भिन्न रंग की किरणें फेंकते हैं तो उसका लुक, मतलब उसके कपड़े की पोशाक या उसके शरीर का रंग, तो उसका जो पोशाक है या उसका जो रूप है या उसका जो रंग है, आप देखे होंगे बार बार बदलता है। ऐसा होता है ना? ये क्यों होता है? क्योंकि उसके ऊपर एक वर्णीय प्रकाश फेंका जाता है। कौन सा प्रकाश? आइए मैं समझाता हूँ। पुलिस कमरे में सूर्य का प्रकाश आ रहा है और देखिए यहाँ से टकरा कर वापस आ रहा है। अब आप सब ऑब्जर्वर हैं, बताइए पीला दिख रहा है? अब सुनिए, जो 7 रंग का प्रकाश आया उसमें से 6 रंग का प्रकाश यहाँ एब्जॉर्ब कर लिया और इसने पीला रंग रिफ्लेक्ट किया, यानी मोनोक्रोमेटिक लाइट, इसलिए ये पीला। इसने लाल को रिफ्लेक्ट किया, इसलिए और ये आप सबका शर्ट सफेद दिख रहा है ना? सातों रंग रिफ्लेक्ट कर दिया, सातों का मिश्रण आपके यहाँ। और अब आप लोग पहले जो है भूरा या काले रंग का पेंट, तो काला रंग ने क्या किया? सातों एब्जॉर्ब कर दिया, इसको भी नहीं किया, इसलिए वो काला। ये देखिए इनका लाल लाल बाल दिख रहा है कि नहीं? तो हुआ बताइए, हुआ that is the scientific question जो आप हंस के बस गायब कर देंगे। That is a scientific question, क्योंकि जब तक आप बेवकूफी की तरह प्रश्न नहीं करेंगे आपका माइंड साइंस के लिए वर्क नहीं करेगा। और आप अगर हंस रहे हैं इसका मतलब आपका दिमाग आर्ट साइंस वाला है, साहित्य पकड़ रहा है, साइंस नहीं पकड़ रहा है। क्योंकि साहित्य रस छल दोहा अलंकार से भरा रहता है और वो चेहरे पे स्माइल मरवाता है, और साइंस में रस छल दोहा अलंकार लॉजिक होता है जो ब्रेन को काम करवाता है। तो if you are watching that her head or her hair was looking black, so why it is looking black? Because all the monochromatic light fallen on the surface of the hair, and every ray are received by it, no reflection takes place. So that's why you are feeling it here in the color. आया सर? Yes. अब आते हैं दूसरी बात। जब किसी वस्तु पर एक प्रकाश की किरण फेंकोगे, राइट है, तब आपको वह वस्तु उसी रंग की दिखाई देगी। यानी लाल फेंकोगे लाल दिखेगी, नीला फेंकोगे नीला फेंकोगे। लेकिन अब जैसे मान लो तुम लोग क्या करो, सफेद रंग का कपड़ा पहनो, जैसे तुम लोग सफेद पहने हुए हो, और तुम्हारे पर लाल रंग का किरण फेंक दे, तो जानते हो तुम लोग कैसे देखोगे?
गुलाबी, क्योंकि लाल और सफेद मिला देने पर हाँ, अभी ये बायो वालों को मैंने 1.5 महीना पहले ही बताया राइनो के बारे में, यानी इनकम्प्लीट डोमिनेंस, लेकिन कुछ को याद है कुछ को नहीं। बस यही इतने फर्क है, जो पढ़ता दिमाग से है उसको क्लियर है, जो दिमाग से नहीं पढ़ रहा है वो नोट्स बना रहा है, वहाँ प्रॉब्लम आ जाएगी। हो गया सारा काम। अब बताइए कोई समस्या? जल्दी बाकी लोग हाँ, समझ में आया बेटा? तो हमने इन लोगों को पढ़ाया था कि एक सफेद पुष्प था, वाइट, एक लाल, दोनों का जब कोरिलेशन कराया इससे हमको पिंक कलर प्राप्त हुआ। ये इनकम्प्लीट एड्रेस दिखाता, क्योंकि आप मैथ पढ़ते हैं आपको इनकम्प्लीट एड्रेस नहीं आता, इसलिए हम वो वाली बात नहीं करेंगे, हम अपने मतलब वाला देखेंगे। और यही मैं थोड़ी देर पहले कहा था कि बेटा बाकी कलर डिराइव्ड कलर है, माने इन 7 रंगों से हासिल किए। आपके स्कूल में आजम सर हैं, पेंटिंग का काम करते हैं, उनको देखिएगा वो किसी भी रंग से रंगना होगा तो यही 7 रंग में से भिन्न कलर मिला के वो कलर बना देंगे। या किसी पेंटर की दुकान पर खाली समय में बैठिए, उससे पूछिए, पहले जाकर उसको नमस्कार करिए, उससे हाल चाल लीजिए, फिर पूछिए भैया जी बताइए आप लोग ये भिन्न भिन्न रंग जो है खरीद के लाते हैं? तो अगर वो आपसे घुल मिल गया है तब आपको असली बात बताया, नहीं खरीद के नहीं लाते हम लोग, अपना कलर स्वयं बनाते। जैसे वो जो आपका डेंट पेंट हाउस है यानी ब्यूटी पार्लर है, जहाँ एकदम खराब महिला को डेंट पेंट करके सुंदर बनाया, जानते हैं ना, वहाँ भी यही काम होता है। समझ रही है ना? किसी महिला को आपने नेचुरल वे में देखा हो और अचानक वो उसी डेंट पेंट हाउस से निकल के बाहर आए तो आप देखिए उसका चेहरा या लुक हुआ बॉडी का पार्ट्स कुछ बदला नजर आता है। समझ हाँ, तो चलिए बेटा, तो ये मैंने घटना को आपको रिलेटिव कर लिया कि कौन सी 2 कारण से आप इसे एक्सपीरियंस कर सकते हो। आ गया? क्लियर हो गया? अभी मैं कई लोगों से सवाल वही कुछ लोग ही पढ़ाया, तो कुछ लोग नहीं बता पाएंगे क्योंकि उनका माइंड किसी और घटना में लगा हुआ है। और देखिए अपने माइंड पर कंट्रोल कीजिए, हमको नहीं देखना, हम तो आपको बता देंगे यहाँ आप कमजोर हो रहे हैं, आप ठीक है। आइए अब कोई डाउट तो नहीं है? अब आइए, अब हम आपको वर्ड विक्षेपण बताते हैं और वहां से हमारा डेरिवेशन चालू होता है। ये देखिए प्रिज्म है, एक और वाला प्रिज्म है, समझ गए इसका मतलब? और इस प्रिज्म पर देखिए हमने बहुवर्णीय प्रकाश, पॉलीक्रोमैटिक, जिसे आप लोग अभी श्वेत प्रकाश बोल रहे थे, और मैंने आपको बताया कि श्वेत नहीं कहना चाहिए, क्या कहना चाहिए? लेकिन आप श्वेत कहें तो जानते हैं इसका मतलब क्या है। अब ये पॉलीक्रोमैटिक लाइट जब इसके ऊपर पड़ेगा तो पढ़ने के बाद जब इधर से आउटपुट होगा तो देखिए ये 7 रंग की किरणों में डिवाइड हो जाएगा। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7। अब ये जब 7 रंग की किरण में देखिए डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो अभी मैं आपको यहाँ पर पूरा समझा रहा था कि ये ऑर्डर हमने प्रकीर्तन के आधार पर रखा है, और ये इसका आधार वाला रंग है और ये इसका
जिसका मैंने प्रमाण आपको आसमान दिखाकर और सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल होना दिखा के प्रूव किया है ना? कोई डाउट? इसीलिए मैंने अभी कहा, क्योंकि मैं पढ़ाता हूँ ना, तो बेटा आपको पढ़ता हूँ कि कितने की खोपड़ी में जा रहा है, कितना कौन चीज सेलेक्ट कर रहा है, तो मैं उसको इशारे में बोल देता हूँ कि वो 8 साइज का दिमाग लेके चल रहा है। और आपको अपने ही ऊपर होमवर्क करना है। मैंने कई बार कहा है, आपका शत्रु कोई बाहरी नहीं है। अभी केमिस्ट्री पढ़ाते हुए बताया कि स्टीरियो हिंड्रेंस कहाँ से आता है? आपका शत्रु आप स्वयं है। तो अगर आपको कोई भी चीज अपडेट नहीं है, तो कोई आपको आगे थोड़ो कह दिया था कि मत पढ़ो, या पड़ोसी आगे थोड़ो कह दिया था कि मत पढ़ो, आपका स्वयं का निर्णय था। इसलिए आप अपने विकास और विनाश दोनों के स्वयं जिम्मेदार हैं। और मेरा काम है कि जहाँ से क्षय हो रहा है वो आपको बता दूं कि ये गलत हो रहा है, इसकी बाउंड्री मानिए। आप कर लेते हो तो आपका सुधरेगा, नहीं करेंगे तो आप जैसा चाहेंगे वैसे ही होगा। तो देखिए, अभी मैंने यहाँ समझाया है कि बेटा प्रकीर्णन वैगनी का सबसे ज्यादा है, इसलिए ये आर्डर है। और आपको याद है, मैंने उदाहरण भी दिया कि जो बच्चा पहले कापी जमा करेगा वो बेस में जाएगा, और लास्ट में जमा करेगा लाल कहाँ चला गया? अब मैं ये लेता हूँ, अब ये वाला तो आपको पता है, यानी सबसे ऊपर कौन है और सबसे नीचे वायलेट, यानी लाल और बैंगनी। अब इसी से मैं डेरिवेशन भी करूंगा, लेकिन पहले वर्ड में सेपरेट समझा दूं भय क्या। तो देखिए, जब सूर्य के श्वेत प्रकाश यानी बहुवर्णीय प्रकाश को प्रिज्म के ऊपर आपतित कराते हैं, तो अपवर्तन के पश्चात वो 7 रंग की किरणों में इसी घटी घटना को जब सूर्य के श्वेत प्रकाश को सूर्य के श्वेत प्रकाश को प्रिज्म के किसी तल पर आपतित कराते हैं, प्रिज्म के किसी तल पर आपतित कराते हैं, तो अपवर्तन के पश्चात ये 7 रंग की किरणों में विभाजित हो जाती है। When the polychromatic lights are falling at the refractory surface of any plane, so then after the refraction, हो गया 7 रंग की किरणों में इसी घटना को उल्टे पीछे बढ़ देंगे। हाँ बेटा, वो तो क्या लिखे anyway, so then after refraction is painted in 7 range of having a different color.
This incident of light is called chromatic dispersion. इसी को बेटा शॉर्टकट भी बता दे रहा हूँ, भाषा में कैसे कहना चाहिए। When the polychromatic light fallen on the prism, so then after refraction, it deviates in the same pathway. So this one is called the chromatic dispersion. और अगर बहुत लंबा लगे तो और छोटा कह सकते हो कि when the polychromatic light disperses in the variable way by the prism, so this incident is called chromatic dispersion. ठीक है? अब चलिए, अब मैं आपको दो चीजें बताने जा रहा हूँ। पहला जो अभी आपने पढ़ा कि विचलन अपवर्तनांक के समान। तो अब आपको जा रहा हूँ पहले बताने कि जो ये विचलन हो रहा है, हर रंग का विचलन अलग अलग क्यों होता है, और दूसरा बताने जा रहा हूँ कि प्रिज्म से गुजारने पर 7 रंग की किरणें हट क्यों जाती है, यानी कि वर्ड विक्षेपण की घटना प्रिज्म से होती क्यों। And we are going to find out the reason by which the chromatic dispersion takes place. And question number 2, the angle of this deviation is not similar for each of the color of the rays. So why? So we are going to discuss. Clear? Yes. आइए सब कुछ आपको आराम से देखने को मिलेगा। पहले पूरी जोर लगाइए, समझिए क्या समझा? अभी आपको याद होगा पिछले दिन विचलन कोण को कैसे परिभाषित किया गया कि जब आपतित किरण और अपवर्तित किरण यानी निर्गत किरण को शीत में लगभग 40% लोगों को याद है, बाकी अपना वोट खुला रहे हैं, वेट कर रहे हैं। तो अभी पिछले दिन का लेक्चर है ये कि विचलन कोण कहते हैं किसे। अब वही थ्योरी देखने लगा। ये देखिए आपसे किरण है और इसको मैंने इसके शेप में आगे बढ़ा दिया। अब आप बोर्ड में आएंगे, कल एक निर्गत किरण हुई थी, आज कितनी? तो पहले रेड पर चर्चा कीजिए। बोलो रेड का निर्गत ये है। अब इसको हमने इसके सीध में आगे बढ़ा दिया। बताओ यहाँ प्रतिच्छेदित कर दिया तो ये हुआ विचलन। बोलो ये विचलन कोण बैठेगा वो। अब आओ जरा बैठिए, उसका आपतित वाला तो यही रास्ता है। अब इसका कलर चेंज करता हूँ। बताओ पहली वाले को देखो, इसको शेड्यूल में लाओ, देखो दिखा दिया। बोलो ये कोण उतने दिख रहा है या उससे ज्यादा दिख रहा है? यदि ये आ रहा है, अब ये डाटा बता रहा है कि सिग्मा आर इज मोर ग्रेटर देन सिग्मा बी। दिख रहा है क्या? मैंने सिग्मा बी इज मोर ग्रेटर देन सिग्मा आर। मैंने जानबूझ के लिखा था देखने के लिए कितने चेहरे चौंक रहे हैं। तो कुल मिला के 4 लड़कियों का चौंका था, 1 लड़के का बस।
बाकी ने आगे हाँ कर दिया। आओ देखो, यहाँ सामने दिखाई दे रहा है कि ये जो वायलेट कलर वाला दिख रहा है, इसका विचलन इस लाल वाले से ज्यादा है। और ये देखो मैंने लिखा कि बैगनी रंग का विचलन लाल वाले के विचलन से बहुत ज्यादा है। अब यहाँ से अगर सोचो तो तुमको एक प्रश्न का जवाब जो सवाल गिना रहे तो उसमें से मिल सकता है। क्या? कि हर रंग की किरणों का विचलन अलग होता है, जिसमें बैगनी का सबसे ज्यादा और पहले बात क्लियर हो गया? अब बाकी का तो इसके ऑर्डर में डाल दें। तो बोलो सिग्मा भी इज ग्रेटर देन सिग्मा आई ग्रेटर देन सिग्मा बी क्लियर चल रहा है? सिग्मा बी सिग्मा आई डाउट है? अब जरा चलो, शायद तुम समझ गए मैं कहाँ जाने वाला हूँ। बताओ, अभी अभी तुमको बताए थे कि ये कांस्टेंट है, तो विचलन अपवर्तनांक के समानुपाती होता है। मैंने कहा था अगर अपवर्तनांक कम तो विचलन कम, क्या उल्टा नहीं कर सकते? विचलन कम हो तो बोलो सबसे कम विचलन किसका है? तो सबसे कम अपवर्तनांक सही है? सबसे ज्यादा विचलन तो सबसे ज्यादा अपवर्तनांक किसका है? बाकी भरते क्या? तो हो गया क्या? अब मैं आपके दूसरे प्रश्न का जवाब दे दूंगा जिसमें बड़े क्षेत्रफल का कारण भी समझ आ जाएगा। बोलो, हर रंग का अपवर्तनांक चाहे वो प्रिज्म एक ही वो प्रिज्म एक ही है ना, लेकिन हर रंग के प्रति उसका व्यवहार यही कारण है कि जब पॉलीक्रोमेटिक लाइट को हमने प्रिज्म पर फेंका तो उसका अपवर्तनांक हर रंग के लिए इसीलिए अपवर्तनांक अलग अलग होने से उसने विचलन अलग अलग किया, इसलिए अपवर्तन के बाद सब अलग से अलग। देखो कोई क्वेश्चन नहीं? तो अब अगर पूछता है एग्जामिनर कि बताओ बेटा प्रिज्म पर पॉलीक्रोमेटिक लाइट डालने पर सातों रंग अलग क्यों हो जाते हैं, तो ये कॉन्सेप्ट जिसको आगे वो बता देगा कि सर प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक हर रंग के लिए बैगनी का अधिक, इसीलिए चूंकि विचलन अपवर्तनांक के समानुपाती होता है, तो जिसका विचलन ज्यादा है जिसका अपवर्तनांक इसीलिए अपवर्तन के पश्चात सब अलग अलग विचलन कोण से निकलती है, कारण सब अलग क्लियर हो गया? अब अभी इसके पहले जब हम सवाल आपको बता रहे थे तो मैंने कलर का इस्तेमाल केवल हमने पदार्थ का रंग इस्तेमाल किया। और सवाल पूछा था कि क्या आप अभी भी है सवाल, क्या आपका वो नियतांक यानी नियत रखकर हम भिन्न भिन्न विचलन प्राप्त कर सकते हैं? मैंने आपसे सवाल तो आपको बताया था हाँ कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि प्रिज्म की प्रकृति को अगर बदला जाए तो हम सबका एक ही आपतन कोण पर विचलन को
और अभी को मैंने कहा था प्रिंट नहीं बदलेंगे, फिर भी बदल सकते हैं, तो अभी मैं प्रूव करके दिखाऊंगा। कितने लोग क्लियर है? पक्का हो गया सबका? अब अगर आपको बनाना है फार्मूला विचलन का वैज्ञानिक का, तो बोलिए क्या बनेगा? बोलिए लास्ट का बनाना कोई अगर कहूँगा जरा जल्दी करेंगे। अब ये याद रखिएगा क्योंकि अब इसके बाद लेंस आने वाला है, तो वहाँ बताऊंगा कि बच्चों को लाल रंग का खिलौना क्यों दिया जाता है, या लाल रंग के प्रति बच्चे आकर्षित क्यों होते हैं, और दूसरा कि लाल ही रंग का सिग्नल क्यों बनाया जाता है। खतरे का संकेत लाल बनाया गया है, तो वो सब जवाब लेंस में मिलेगा। अभी हम लोग जहाँ पर बात कर रहे हैं उसमें अभी 2-3 बातें और करनी है, लेकिन ये ज्ञान जुटाइएगा क्योंकि ये सब जरूर पढ़ना है। बोलिए कोई डाउट है? अब हम आपसे अगर पूछें कि बताइए शीर्ष रंग का अपवर्तन विचलन कोण का सूत्र क्या होगा, तो बताइए शीर्ष रंग कौन होता है? जिसको आता वही पकड़ेगा, तो शीर्ष रंग रेड होता है। यदि अब आप जानिए, अब हमने पूछा आधार रंग, अब यही चीज सवाल में आ गया कि माध्य रंग, मतलब शीर्ष पूछा, अब मामला पूछेगा ना माध्य रंग कौन होता है, तो हाँ नहीं पीला, लेकिन माध्य रंग ये गलत है। माध्य रंग शीर्ष आधार को समझ लीजिए। माध्य रंग पीला रंग को कहा जाता है। कभी मैं कलर थेरेपी के बारे में आपको व्हाट्सएप पर दे दूंगा। आज सुबह मैंने दिया था पैर छूने का एक आंसर, तो आप घर जाके पढ़िएगा, उसमें बहुत चीजें भेजा मैंने, और कलर थेरेपी भी किसी दिन बता दूंगा। जैसे कि बुधवार को और शनिवार को आपको पीला ड्रेस पहनाया जा रहा है, तो आप समझ जाओगे अभी अगले में आने वाला है। लेकिन हम आपको अभी बता दें कि माध्य रंग किसको माना जाता है? पीला रंग। और पीला रंग के लिए अगर विचलन लेंगे तो आप समझिए क्या करेंगे? थोड़ा सा यहाँ कंपटीशन की दो बातें बताइए। ये सब बेटा न्यूमेरिकल में जितना बता रहा हूँ मिलेगा, जे सब में मिलेगा, यूपी बोर्ड में मिलेगा, पकड़िए। अभी मैंने आपसे कहा कि माध्य रंग होता है पीला, अतः पीला का विचलन अब आपको पता है कि अपवर्तनांक हमको पीले का पता रहेगा तभी इस सूत्र से निकलेगा। लेकिन इस एग्जामिनर ने पूछ दिया कि बेटा अगर आपको अपवर्तनांक न पता रहे, खाली विचलन ही भिन्न भिन्न रंग का पता रहे, तो भी क्या
पीला रंग का बता सकते हो? तो आप कहोगे यस। कैसे? ये माध्य रंग है। तो समांतर माध्य कैसे निकलता है सबको? तो वो लोग लिख देंगे सर सिग्मा बाई इसलिए अभी थोड़ा सा वो कंफ्यूजन और न्यूमेरिकल में चला गया। उसी तरह अगर आप वर्तनांक हमको नहीं पता है तो न्यू बाई लगाएगा न्यू देख रहे हैं ना? यस सर। बोला था ना 7 तरह से वर्तनांक बताऊंगा। यस सर। अब देखते जाए अभी और लोग आगे क्लियर होता है? यस। So in case when this kind of the situation are not given in the question, in that condition you will calculate by this equation. हाँ बेटे हो गया? शाबाश। अब चलो अब हम आपको बताने जा रहे हैं कोणीय बल विक्षेपण, उसके बाद बल विक्षेपण क्षमता, तब जाके प्रिज्म खत्म हो जाएगा और अब हम लोग का लेंस यानी 3 चैप्टर फिनिश हो जाएंगे। चलेगा? तो बात करें कोणीय वर्ण विक्षेपण। अब देखोगे ना, अभी मैं जानबूझ के नहीं मिटाऊं क्योंकि मुझे कुछ लाभ कमाना था और अब उसी लाभ से डेफिनेशन बनाऊंगा। बताओ बेटा, ये लाल रंग का निर्गत करंट को सीध में बढ़ाया और ये लेकिन दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। अब तो मैं ये थोड़ा चटकार बना के दिखा दे रहा हूँ। देखो ये ऐसे जा रही है, ये ऐसे जा रही, अब यहाँ जाके काटा है ना। अब इनके बीच हाई अंतःकोण बना है कि नहीं? उस अंतःकोण का नाम है। और अब मैं देता हूँ परिभाषा। किसी भी दो रंग की, बताओ ये 2 रंग की नहीं कह रहा हूँ, मैंने ये नहीं कहा कि आप फंस जाइए खाली लाल और नीला में, मतलब दिस इज फॉर ऑल। ठीक है? यस सर। किसी भी 2 रंग की निर्गत किरणों को उनके छेद में आगे बढ़ाना है, उनके बीच जितना कोण अंतरित होगा, आ गया जी? यस सर। उसे उन रंगों का आगे आप समझ नहीं आ गया? उन रंगों का, जैसे बैंगनी और लाल है तो बैंगनी लाल का, नीला पीला है तो नीला पीला का, कैरेक्टर गीला है तो कैरेक्टर गीला का। किसी भी 2 रंग की किसी भी 2 रंग की निर्गत किरणों को उनके छेद में आगे बैठाया जाए, आगे बढ़ाया जाए।
तो वे एक दूसरे को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं उनके बीच अंतरित कोण, उनके बीच अंतरित कोण कोणीय वर्ण विषय पढ़ते हैं। If the two color of refractory rays are produced in a straight way, in one dimension, then the point where they intersect the intrinsic angle formed between them is called angular chromatic expression. अब सब बच्चे पुनः सीखिए। These two rays of the refractory and we just produce them in a straight way, and it is the point where they are intersecting to each other. This is how this intrinsic angle is formed between them. This one is called आ गया बेटा? Yes. अब आइए, अब हम एक परिभाषा दे दिए, दो और परिभाषा देंगे और आप देखें और डेरिवेशन को चेक करें। यहाँ से उठाने जा रहा हूँ, बोर्ड में देखिएगा। नीलाक्षी यहाँ भी देखिए, यहाँ भी नीला है और इधर देख लेंगी तो अच्छी हो जाएगी, तो यहाँ नीलाक्षी बन जाएगी। आइए यहाँ पे देखिए, देखिए अच्छे से देखिए, वहाँ से उठा के यहाँ लगा। देखिए ये कौन है? आपने देखिए ये क्या की देखिए ऐसे और ऐसे जा रही है, क्या रही है? बोलो सी वाली है सिग्मा आर, सही है? आई है सिग्मा ई, आई को आपने यहाँ बढ़ाया और ये है थीटा। अब पहले इतना बताओ काम आई देख लो, आई देखो यार से लड़की लगना तुम्हारी आ रही है, आई बहेरा वाला है, आई देखो कौड़ी में बैठे आप समझिए। बस अब चले बैठे, अब हम इसको डिराइव करने जा रहे हैं। पकड़ यहाँ देखना तब समझ आएगा। बताओ अगर इस चित्र को देख रहे हो तो बताओ एक हाई शीर्षा विमुक्त होना चाहिए। देखो ध्यान को कि तभी बैठा, नहीं तो उतारोगे तो लगेगा कि हाँ ये क्या। अब अगर एक का नाम हम रखते हैं यम, एक का नाम रखते हैं यन, एक का नाम रखते हैं एस, तो देखो ये एमएनएस एक त्रिभुज बन गया। और इस त्रिभुज में यह एक अंतः कोण होता है, अब बताओ हाइपोटेन्यूज कोण हो गया। इस कोण अपने उल्टा तो बताओ मैं डायरेक्ट कर दूं ना तो
कोई अल्पस है? यहाँ देखो 50 है। सिग्मा भी सिग्मा आर प्लस थीटा। अब एरिया करके उसकी आपको सिग्मा भी माइनस सिग्मा आर थीटा। और दूसरी परिभाषा बिल्कुल इन्हीं दो रंग के विचलन के कोण की चलो दो कर लो तो दो पे फ्री हो जाएगा। आफर चल रहा है ये जी। आफर का लाभ उठाने के लिए जल्दी करें। आफर से भी ये देख पहले आफर ले ये हो गया कंडीशन सब। यदि दो रंग के विचलन कोण के the differences between the angle of deviation of two variables is called। अब आइए इसको खोलिए। ऊपर देखिए खुलने का जुगाड़ है, समझ गए? दो पर एक तरीके से देखिए। बोलो सिग्मा भी को क्या लिखना? a म्यू b माइनस 1। बोलो सिग्मा आर माइनस 1 बराबर थीटा। चलो यस सर। बोलो एक नाम ले लिया तो ये हो गया म्यू b माइनस 1 हटाते समय चिन्ह माइनस तीसरा अगर आपको वर्तमान पता है तो इससे निकालिए, विचलन पता है तो इससे निकालिए। अब हम आपको एक और पॉइंट बता दें, वर्ण विक्षेपण क्षमता। वर्ण विक्षेपण क्षमता अब ये आपका प्रयोग का लास्ट पॉइंट है। अब देखिए हाँ आप देखिए एबिलिटी ऑफ क्रोमैटिक डिस्पर्शन। किसी को कभी कभी एफिशिएंसी भी करके पेपर में पूछता है, कभी कभी पावर करके पूछता है। समझी के सर का मतलब हाँ हो जाए बेटा। यस अब देखो बेटा है क्या, बड़ी आसान बात है। कोणीय वर्ण विक्षेपण जो अभी तुम्हारे सामने। अच्छा मैं यहाँ पर एक और बात बता दूँ, हिंदी में कभी कभी कोणीय वर्ण विपथन भी लिख देता है। कोणीय वर्ण विपथन तो आप परेशान ना हो, उसी का दूसरा नाम। यस जैसे आपके स्कूल का नाम कुछ और है, घर का नाम सोनू मोनू टप्पू लप्पू।
होता है ना, तो ऐसे ही है। समझ गए क्या? आप समझिए। तो बेटा कोणीय वर्ण विक्षेपण और माध्य रंग के विचलन का अनुपात। इशारों को अगर समझो तो राज को राज है ना, समझी? हाँ, अब इशारे से समझ। ठीक है भाई, पीछे पहुंचा के कौड़िए रह गया। हाँ, तो कौड़िए से करना चाहिए। चले बेटा, लिख लीजिए। कोणीय वर्ण विक्षेपण और माध्य रंग के विचलन। माध्य रंग के विचलन कोण के अनुपात ठीक है। वर्ण विक्षेपण क्षमता आप लिखो the ratio of angular chromatic dispersion and the deviation of median color of light is called capability and ability of power of chromatic dispersion। अब आप लिखेंगे इसे ओमेगा से डिनोट किया जाता है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ओमेगा। हो गया? देखिए अब मैंने यहाँ लिख दिया परिभाषा। बोलिए, आपने लिखा है कोणीय वर्ण विक्षेपण माध्य रंग की विचलन कोण का क्या मिला? वर्ण विक्षेपण। हाँ, देखो अब बोला कोणीय वर्ण विक्षेपण को भी नोट कर लेना और माध्य रंग का विचलन सिग्मा वाई इज इक्वल टू अब आराम से देखो। आप बताओ एक फार्मूला क्रिएट कर दिया। बोलो थीटा बराबर आधी पढ़े हो ना, देखो बाहर से लिखना है सिग्मा e माइनस तो जब तुमको दो रंग का विचलन दिया रहेगा तो ये सूत्र से लगा लो और अब तीसरे बोलो सिग्मा e माइनस सिग्मा आर को जब हमने हल किया तो ये आ जाए कि नहीं? जरा देखते हैं ना e न्यू v न्यू बोलो a बोलो ओमेगा बोलो आ गया बेटा? तीन तीन
अब बताओ कोई दिक्कत है? इसी के साथ प्रिज्म का चैप्टर ओवर हो गया। अब आप लोग हेडिंग डालेंगे लेंस, पहले ये कर लेते हैं जल्दी करें। बताइए कोई प्रॉब्लम है बेटा किसी स्टूडेंट को? आप लोग को कोई प्रॉब्लम है? तो बेटा मैंने कहा प्रिज्म का कार्य समाप्त हो गया और आपने इसमें चार्जिय कारण पढ़े हैं, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय, और आसमान नीला क्यों दिखेगा, निर्वात में जाके चंद्रमा दिखेगा कैसा दिखेगा, कोई रंग क्यों दिखता है, और इसके अलावा अभी आपने वर्ड के क्षेपण भी सुन लिया। तो आप इसके लिए तैयार रहिएगा क्योंकि प्रिज्म से भी एक प्रैक्टिकल करना है, ठीक है? तो यही सब वाइवा बनता है बेटा। अब हम आपको लेंस में ले जा रहे हैं, यानी हम लोग लाइट के चैप्टर में आधा पे आ गए हैं। अभी इसके बाद पढ़ेंगे प्रकाशिक यंत्र, जिसमें मानव नेत्र की भी बात होगी। उसके बाद प्रकाश का ध्रुवण, फिर प्रकाश का व्यतिकरण, तब जाके चैप्टर पूरा फिनिश होगा। आधा आगे। तो चलिए अभी कल तक हम लोग को टाइम मिलने वाला है, कितना हमारी आपकी यात्रा आगे बढ़ेगी देखते हैं। तो आइए विचार करते हैं लेंस की। शुरू किया जाए।
जैसे आपने पढ़ा था गोलीय दर्पण, वैसे ही आप जा रहे पढ़ने गोलीय लेंस। अब आपको परिभाषा याद ही है, तब मैं तो मैचिंग कर दूं। आपने पढ़ा था गोले को काटकर बनाए गए दर्पण को गोले लेकिन अब सीखना पड़ेगा कि लेंस का जो स्ट्रक्चर है वो दर्पण जैसा नहीं है। इसलिए आइए, आप लोग प्रायः दो ही लेंस के बारे में जानते हैं, क्योंकि 9-10 में आपने यही दो लेंस सुना है, उत्तल लेंस, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। लेकिन आज आपको पता चलेगा कि लेंस दो ही तो नहीं है। आइए समझते हैं। ये देखिए कांच का गोला है, और अब अगर जैसे आप दर्पण के समय सुने तो एकदम सेम वही सुना है। तो अगर हम जानते ही कि गोले का कोई एक निश्चित आधार नहीं होता, देखिए बड़ा छोटी बड़ी बात है, गोला सब पड़ा है, परिवार चल रहा है, तो आपने कहा कि गोले को काट कर बनाए गए लेंस को पूछ दिया। अच्छा बताओ गोले के कितने आधार होते हैं? तो जो बच्चा 10 में कायदे से पढ़ा होगा वही बताता है। तो आपको जानकारी है, जैसे गोला के रूप में आप फुटबॉल ले लीजिए, बॉल ले लीजिए, बताइए क्या उसका कोई निश्चित आधार होगा? यानी अनंत आधार। अब है तो बड़ी सरल बात, लेकिन आपका मुंह बंद हो गया तो क्वेश्चन एक कम हो गया ना आपका। ऐसे होता है। तो अनंत आधार होते हैं। और अगर वही पूछ दिया कि लड़का अच्छा है, पूछ दिया कि अच्छा बताओ अर्धगोले का, तो आपको कहना चाहिए केवल एक, क्योंकि अर्धगोला काटते ही उसका आधार हो जाएगा, वो उसी को क्यों रखता है? दिमाग काम कर रहा है। तो अब जरा इसको हम काटते हैं। अब कैसे काटते हैं, क्या बोला, ये सब कहानी आपके पास है, अब ये देखिए हमने काट, आपको पता है काटने में हम ग्रेफाइट का यूज करते हैं या अब अगर मैं काट दूं बेटा, तो आप देख सकते हो कि कटने के बाद एक सरफेस ऐसा आ रहा है, एक सरफेस ऐसा आ रहा है, और एक सरफेस ऐसा। अब तुम्हें याद होगा दर्पण के समय में कहा गया था कि आप इसके तल पर मर्क्यूरस क्लोराइड की पॉलिश मार दो, बन जाएगा मिनरल। अब यहाँ का ऐसा कुछ नहीं। अब यहाँ अगर आपको लेंस बनाना है तो आपको कोई दो तल को आपस में जोड़ना पड़ेगा, और अब यहाँ जोड़ने के लिए आपको किसी मर्क्यूरस क्लोराइड की जरूरत नहीं है। जोड़ने के लिए चाहिए कनाडा पेस्ट, जिसका वास्तविक नाम कनाडा बाल्सम है। अब हम कनाडा पेस्ट से यानी कनाडा बाल्सम से जोड़ेंगे। आइए जोड़ के दिखाता हूँ। अब यहाँ पर देखिए मैं बहुत सारे लेंस बनाना शुरू कर रहा हूँ। अब ये देखिए ये तल ऐसा है, और आपको पता ही है पारदर्शी, और एक वो भी तल दिखाई दे रहा है। आप उन दोनों तलों को देखो यहाँ जोड़ दिया, तो ये वाला तल देखो उठा हुआ बीच में, ये वाला तल समतल है, और अब ये दोनों को हमने कनाडा पेस्ट से जोड़ दिया। अब ये दोनों मिल के बन गए उत्तल समतल लेंस।
उत्तल यानी कि किसी भी लेंस का नामकरण उनके दोनों तलों के आधार पर पड़ता है। जैसे फर्स्ट सरफेस कॉन्वेक्स है, ये आपका उत्तल इधर नहीं लिख सकते, ये प्लेन है, तो ये बन गया कॉन्वेक्स प्लेन लेंस। अब आप देखो, मैं अब इसको उससे जोड़ रहा हूँ। पहले समतल लिया और फिर ये उत्तल ले लिया। अब ये बन गया समतल उत्तल लेंस, यानी समतल उत्तल लेंस। आ गया? यही लेंस से घुमा के दहाई बन जाएगा, यानी पहला तल कैसा है और दूसरा कैसा। अब ये बन गया समतल उत्तल लेंस, प्लेन कॉन्वेक्स लेंस। और अब ये दोनों को जोड़ो, ये देखा? यानी कि समतल उत्तल समतल में समतल। अब ये बन गया उभयोत्तल लेंस, यानी ऐसा लेंस जिसका दोनों तल उठा हुआ, तो उठा हुआ काबिल हो गया। अब ये बन गया उभयोत्तल लेंस, यानी बाई कॉन्वेक्स लेंस। इसीलिए मैंने कहा था बेटा, अभी आपने 9th एडमिशन में जितना सुने उतना जानते हैं। अभी शुरू हुआ है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। हाँ, डीजे वाले बाबू जरा गाना बजा दो, आओ सुनो बजाते हो। अब ये तो नहीं उलट उलट हो। अब ये देखो, दिखाई दे रहा? समतल आगे के कान बंडो उलट, अपने मत उलट जाओ, इसको उलट। देखा? कितने देखा? ये है समतल, ये है समतल अवतल प्लेन कॉन्केव लेंस। अब कहीं से उलटो, अब इसको ये देखो उलट दिया, और अब देखो ये भी अवतल समतल हो गया। जोड़ दो तो समतला अवतल, जो आजकल हिंदी में मैम पढ़ा रही है, शायद जोड़ना शुरुआत में संधि। लौ पे और जोड़ोगे तो आ का मतलब हाँ, मुझे हिंदी दोनों से ज्यादा ही आती है, मत समझो। समतला अवतल लेंस, राइट है? और अब बोलो इसको इधर से कर दो, अवतल समतल लेंस आ जाएगा ना? अभी दोनों का गठबंधन कर दो, माइनर का गांठ जोड़ो, तो कहते हैं ना। अभी कल कहीं पढ़ा रहा था तो मैं बता रहा था, शादी ब्याह जोड़ देते होता है, कल होता है। अब मित्रता और वालों को पढ़ाते तो तेरी बात कह दिए कि मित्रता और देखते होती है, गुड़ देखते नहीं। वो जानता है ये हमारे लिए लोकल, बस हमारा पक्का सही ये जानता है कि ये पीछे ले कमेंट करता है, हमारे मतलब एकदम सेम टू सेम टोन मिल रहा है, तो मित्रता अवगुण देखते होती है। अविवाह तो इन्होंने का भी यहाँ कराने जा रहे हैं, दिख रहा है ना? मेरे शुरू मेरा तुम्हारा, आपका शुरू बने हमारा, ये बना ना क्या शुरू हो गया? कहीं बन गया बेटा कान के लेंस, लेकिन बाई कान के बना, जैसे ये उभयोत्तल होता, उभयोत्तल, उभय प्लस अवतल, यस उभयावतल। समझ लो हिंदी में बता रहे हो।
बाई कॉन्केव। ठीक है बेटा? अभी कुछ समझ में आया? फिर जो अब देखे जैसे ये भी उठा, ये भी उठा, वो उत्तल लेंस जो तुम्हारा पर्सी देखिए उलट के घुमा घुमा के। अब ये देखो उत्तल है, आई अवतल है, ये अब ये देखो उत्तल उत्तल, ये भी उत्तल है, लेकिन अब इधर से देखोगे तो ये तल उठा हुआ है, ये तल धंसा हुआ, उत्तल अवतल लेंस, उत्तल अवतल। और अब देखो बोलो ये कौन हो गया? उत्तल समतल, आई देखो समतल अवतल, अब उत्तल अवतल हो गया। माने अब समझ में आ रहा है ना कुछ कि हम दोनों तलों का आकार बदल बदल के अपनी आवश्यकता के अनुसार बहुत सारे लेंस बनाते हैं। अब तो कोर्स चूंकि कटा हुआ है इसलिए मैं अपने को सीमित करके 2 ही लेंस पर ले आऊंगा, राइट है? तो पहले कोर्स बड़ा था तो ये सारे लेंस पढ़ने होते थे, सबका सवाल, क्योंकि इस पर अभी आपको अवर्णक लेंस पढ़ना था, वर्ण विपथन पढ़ना था, रेखीय वर्ण विपथन पढ़ना है। जैसे कि आप ऐसे आंख दबाए तो एक ही आदमी का 2 डायग्राम दिखता है, ये सब पढ़ना था, लेकिन अब सब सिलेबस कटा हुआ है, अतः हम जितना पढ़ना उतनी पढ़ाएंगे। समझ रहे हैं? तो इसलिए ज्ञान का अंत नहीं है, जितनी जरूरत है ना उतना बताना। तो अब ये सब समझ आ गई आप लोग को? अब वही परिभाषा तो रहेगी, अब इतना के बाद परिभाषा निकलेगी कि इस 2 पारदर्शी तलों को आपस में जोड़ने से जो समांगी पारदर्शी माध्यम बनता है, को समतल पारदर्शी तलों को परस्पर जोड़ने से जो समांगी पारदर्शी माध्यम बनता है, जो समांगी उसे लेंस लेंस इज ए होमोजेनस मीडियम, homogeneous transparent medium created by the combination of 2 variable transparent surfaces. Two transparent surfaces. हो गया ना? अब आपके सामने दिखाई दे रहा है बहुत सारे लेंस दिख रहे हैं और सबका नामकरण भी समझ में आ गया है ना? तल के आकार से उनका नामकरण किया गया है। क्लियर हो गया? चलिए, तो लेंस को तो हमने सुन लिया। अब हमें लेंस पढ़ने के लिए
लेंस संबंधी परिभाषाएं भी तो जाननी पड़ेगी ना। तो लेंस संबंधी परिभाषा टर्मिनोलॉजी रिलेटेड विद लेंस। Terminology related with lens। आइए एक एक करके पहली टर्मिनोलॉजी लेने जा रहे हैं प्रकाशिक केंद्र। मैं कंपेयर करता रहूंगा आपसे ऑप्टिकल सेंटर। आपने दर्पण को पढ़ने के लिए पहला टर्म लिया था ध्रुव। जैसे आपने उसको कहा था वैसे ही इसको भी कहना है। आपको पता है दर्पण में केवल एक परावर्तक तल होता है और आप यहाँ लेंस में या कलर से पढ़ रहे हैं कि अपवर्तक तल कल भी आपने देखा था, आज भी दिख रहा है। विश्वास न हो तो उनका चश्मा देख लीजिए। हाँ वो आप ही आज फोकस में हैं। तो चश्मा आप लगाते हैं तो चश्मे में लेंस ही ना होता है। तो अगर वो हमको देख रही हैं तो हम भी देख रहे हैं उनके चश्मा के नीचे दूठे आँख है कि नहीं? इसका मतलब उधर से भी अपवर्तन संभव है और तो टू इनके पास सरफेसेस हैं। तो अपवर्तक तल का जो मध्य बिंदु है वही है प्रकाशिक केंद्र। और आप लोग कभी अपने आँख को गौर से देखिएगा तो आँख के बीचों बीच एक पुतली है और वो देखिएगा चमक रही होगी। हाँ वो नहीं मिलेगी। और मुँह घुमाओ, बात समझ में आ रहा है? तो देखना वो जो है ना वो बीच में वो लेंस लगा हुआ है। अभी अगला चैप्टर यही आने वाला है। तो वो है आई लेंस। कौन सा लेंस? अखिया में कोई लेंस होगा आई लेंस। आया बात समझ में? जेकर गई लेंस हो गया तो आनर ना हो जाएगा। तो आगे ध्यान रखिएगा, ठीक है? आई की गई। हाँ अब भाई देखिए ये अपवर्तक तल है और इसका ये मध्य बिंदु क्या कह रहा है? ऑप्टिकल सेंस यानी प्रकाशिक केंद्र। हाँ एंजॉय करिए उसको एनर्जेटिक, मतलब वो टारगेट ना हो, टारगेटेड एंजॉय नहीं। एंजॉय ये कि मन में गुदगुदी होगी, एनर्जी मिल गई, एकदम फिर से मन फ्रेश हो गया। ये नहीं कि पढ़ाई लिख के छोड़ के बस वही पॉइंट में बदल आना है। ये साहित्यिक हो गया, ये साहित्यिक हो गया। जैसे साहित्य में वर्णन हो गया कि उस सुंदरी के बाल ऐसे लग रहे थे जैसे मानो काले मेघ छा गए हो और उस पर वो क्रोधित ऐसे लग रही थी जैसे कोई नागिन फुटकार रही हो। अब कब में ये सोच रही हो नगीनिया रहन कैसे है ना? अब साइंस वाला उसको पढ़ेगा तो क्या सोचेगा? ये तो आर्ट वाला सोचेगा कि रानी पद्मावती थी कैसी। खाली उसका अक्ष माने प्रतिबिंब, और अलाउद्दीन खिलजी ने देख लिया घायल हो गया। सोच के देखिए। तो साहित्य तिल का ताड़ बना सकता है। समझ में आ रहा है? साहित्य तिल का ताड़ बना सकता है, लेकिन अगर ताड़ भी हो तो साइंस खोजेगा मतलब एटम कहाँ यानी वो कितनी भी बड़ा हो होकर चक्कर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का लगेगा। समझ में आया ना? इसीलिए हंसो कि मन गुदगुदा जाए, इतना ना हंसो कि बदपेशी फट जाए। अंडरस्टूड? तो गुदगुदा गया, एसिटिल कोलिन निकल गई, हार्मोन मिल गया, एंजाइम ऑटोलिटिक एंजाइम फॉर्म हो गई, एनर्जी मिल गई, बस हम हो गए मस्त, है ना?
यानी दमादम मस्त कैलेंडर हो जाएगा। तो इतना ही इंजॉय करता है साइंस का बच्चा। क्लियर हो गया? हाँ। तो अपने आप को कैसे एनर्जेटिक बनाया जाए? हाउ कैन यू फॉर्म द एनर्जी इन योर साइड ड्यू टू ऑटोलिटिक सिस्टम? जैसे आज ये लोग पढ़ रहे थे तो इनको बताया कि कोलाइड और कोइंसर्वेट फॉर्म हुआ, तो वो अपने अंदर एक्शन लाने के लिए स्वयं का एनर्जी सोर्स बनाया, जो पहली बार इस संसार में आया जो सूर्य से नहीं आया था। आज ये लोग को पढ़ा रहे थे तो बता रहे। तो ये आपके अंदर भी प्रॉपर्टी होनी चाहिए। हम पढ़ते पढ़ते उग गए तो हम कैसे अपने अंदर अपना खुद का पावर हाउस बनाए कि वी एंजॉय एंड देन अगेन activated our mind and we just start to listen, read and take in the point, centering the mind again. ये प्रॉपर्टी साइंस के बच्चे, यानी अपने में खुश रहो, होता है ना, लेना न देना मगन रहना, ये कबीरदास जी ने कहा। तो बस थोड़ा थोड़ा अंतर है साइंटिफिक व्यक्ति में और कविता रचने वाले में और फिलोसफर में थोड़ा थोड़ा अंतर, कि उनका विजन कैसे क्रिएट हुआ। जैसे आज मैं इन लोग को बता रहा था कि विज्ञान और दर्शन में क्या अंतर है और क्यों विदेशी आते हैं इंडिया और यहीं के रह जाते हैं या यहीं पर मरना पसंद करते हैं या यहीं आके विवाह करना पसंद करते हैं। ऐसी कौन सी चीज़ है जो उनको खींच पाती है? आज मैं पढ़ा रहा था कार्बोलेटिक वाले में तो बता रहा था तो कि समझो कि ये क्वेश्चन में कैसे आया कि ये प्रॉपर्टी निकली है। तो ऐसा है बेटा, इसलिए मुस्कुराओ, खुश रहो, मस्त रहो, टेंशन लेने का नहीं, टेंशन जो तुमको देख रहा वही के देखे आया उसमें खुद परेशान हो कि गायब मुस्की आ रहा है। ठीक है जी, आइए तो हमारा ऑप्टिकल सेंटर ले लीजिए, इतना करीब दिया है तो करीब कुछ घूस दीजिए, ये लीजिए घूस, मैंने में घुस जाइए दोनों। हाँ, हमारा घुस का मतलब है घुसने से है, पैसा लेकर टालने वाला नहीं है। यानी अपवर्तक तल के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? लेंस के अपवर्तक तल के मध्य बिंदु को ऑप्टिकल सेंटर, the middle point of the refractory surface of the lens is called ऑप्टिकल सेंटर। और इसे कैपिटल ओ से शो करते बेटा, वो देखो ये गायब हो गया। देखिए चला गया। आप इसकी बात लीजिए, मुख्य अर्थ ये वही है जो पुराने दिनों में बैठा है, समझ गए? रोज से होकर जाने वाली मुख्य अर्थ कहते हैं। अब होकर नाम ऑप्टिकल सेंटर है। प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली क्षैतिज रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं।